वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइज, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। गाइज कैसे हो आप सभी लोग? मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइज आज हम यहां पर पढ़ेंगे पोटैटो, आलू हम पढ़ने वाले हैं और आलू अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज हम क्या पढ़ेंगे? पोटैटो पढ़ेंगे, आलू पढ़ेंगे। और आलू एक सब्जियां मतलब सब्जियों के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं और कैश क्रॉप के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं। जब मैंने आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाया था तब आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि क्या सर पोटैटो हमारे सिलेबस में नहीं है। पोटैटो तो पोटैटो आपके सिलेबस के अंदर है, लेकिन ये आपके कैश क्रॉप में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब नगदी फसलों के अंदर दिया हुआ है, रोकड़ फसलों के अंदर दिया हुआ है, नगदी फसल। तो बेसिक याद रखना, अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि पोटैटो कौन सी क्रॉप है, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा नगदी फसल, सब्जी, ए व बी दोनों, एंड डी में आपको नन ऑफ दिस दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि ये कैश क्रॉप मतलब नगदी फसल भी है और सब्जियों के अंदर भी हम इसको लेते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे। बेसिक बिल्कुल पूरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे से नोट करते हुए चलना, और वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किया तो, और शेयर कर दो बिल्कुल अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट लाइव जुड़ सके और घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। सबसे पहले बात करते हैं बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या होगा। तो चलिए कमेंट कीजिए, आलू का वानस्पतिक नाम क्या होगा? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या होगा? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या हो जाएगा? सोलेनम ट्यूबरोसम इसका क्या हो जाएगा? वानस्पतिक नाम हो जाएगा, बॉटनिकल नेम हो जाएगा। हिंदी में भी लिख देते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, कई बार बॉटनिकल नेम आपसे पूछ लिया जाता है। मतलब जितनी भी क्रॉप्स आपके सिलेबस में दी हुई है, चाहे वो सीरियल्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट वाली हो, फ्लावर वाली हो, कोई सी भी क्रॉप हो, सबके बॉटनिकल नेम आपको याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि बॉटनिकल नेम एक बेसिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं फैमिली। तो इसका परिवार बिल्कुल इजी है, सोलेनम मतलब सोलेनेसी इसका क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा, सोलेनेसी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ओरिजिन कि इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना जाता है। तो उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कोरोना, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है आत्मनिर्भर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है पेरू, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है पाकिस्तान। चलिए कमेंट कीजिए, राइट आंसर बताइए भाई फटाफट से। क्या होगा राइट आंसर हमारे पास? हमारा राइट आंसर होगा पेरू। कोरोना और आत्मनिर्भर नहीं होगा, मतलब चाइना भी नहीं होगा, इंडिया भी नहीं होगा, पाकिस्तान भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पेरू। साउथ अमेरिका में है पेरू, साउथ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की कि इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो आलू एक टेट्राप्लॉइड क्रॉप है, ठीक है, चतुर्थ गुणित है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 2n 4x बराबर 48। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। एडेबल पार्ट कौन सा होता है? इसका खाया जाने वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या खाया जाता है इसका? भाई जो आलू है वो क्या है? कंद है, ट्यूबर है। तो खाया जाने वाला भाग कौन सा हो गया? ट्यूबर हो गया, कंद हो गया। ट्यूबर हिंदी में बोलेंगे कंद। भाई जड़ का रूपांतरण है, सॉरी तने का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रूट, किस प्रकार का फ्रूट है। तो किस प्रकार का है? बेरी है, बेरी को हिंदी में बोलते हैं सरस। क्या बोलते हैं? सरस। आगे बात करते हैं आगमन कब हुआ, मतलब देखो उत्पत्ति स्थान कहां पर है? पेरू के अंदर है। अब पेरू से इंडिया में कब आया? तो पेरू से इंडिया में आया है 17वीं शताब्दी में। कब आया? 17वीं शताब्दी में। और कौन लेकर आए? तो पुर्तगाली ने इसको लेकर आए थे। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी कौन लाए? पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा इसका क्या हुआ? आगमन हुआ। अब इसकी जो खेती है कब से की जाने लगी इंडिया के अंदर? तो इसकी खेती 1822 से, इंडिया में आलू की खेती 1822 से स्टार्ट हुई। कहां पर? नीलगिरी पहाड़ियों पर सबसे पहले इसकी खेती की गई।
नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपके जेट, ICAR, BHU, पेट, यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर यहां पर एक तो ग्रोथ के लिए, मतलब ट्यूबर ग्रोथ के लिए हम देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं ट्यूबर ग्रोथ की, ट्यूबर ग्रोथ, तो इसके लिए ट्यूबर ग्रोथ के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 17 से 19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और मैं बात करूं कंद बनने के लिए, पकने के लिए, कंद पकने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा होने पर कंद का निर्माण रुक जाता है, फिर कंद नहीं बनते हैं, ठीक है ना। अगर 32 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है तो फिर कंद नहीं बनेंगे आलू में। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ट्यूबर ग्रोथ में 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और पकने के लिए 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए, या मतलब इस अवस्था पर निर्माण रुक जाता है। कहने का मतलब इससे ऊपर ऊपर होना चाहिए। आप इस तरीके से याद करें, 30 डिग्री से ऊपर होते ही क्या होगा? कंद बनना रुक जाएंगे, मतलब कंदों का निर्माण रुक जाएगा। कंदों का निर्माण रुक जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सॉइल कैसी चाहिए। तो इसके लिए लॉम सॉइल चाहिए या सैंडी लॉम सॉइल? लॉम एंड सैंडी लॉम सॉइल चाहिए, सैंडी लॉम सॉइल। जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो जिसका पीएच मान होना चाहिए 5.5 से लेकर 6.5, मतलब अम्लीय मृदाओं में भी आसानी से उग सकता है और अच्छा होता है। अम्लीय मृदाओं में हम इसको उगा सकते हैं। पीएच कितना हो गया? 5.5 से लेकर 6.5 हो गया, मतलब 7 से नीचे नीचे क्या होते हैं? अम्ल, और 7 से ऊपर क्या होते हैं? सार, और 7 क्या होता है? उदासीन। तो हमारा जो पीएच वैल्यू है वो कितना है? 5.5 टू 6.5, मतलब अम्लीय सॉइल हो गई, एसिडिक सॉइल हो गई। तो एसिडिक सॉइल में हम इसको उगा सकते हैं। बात करें प्रोपोगेशन की, वाटर रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं पहले। जलमांग, तो जलमांग कितनी चाहिए इसके लिए? इसके लिए जलमांग चाहिए 500 से लेकर 750 मिलीमीटर। कितनी चाहिए? 500 से लेकर 750 मिलीमीटर। इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट जरूरी है। प्रोपोगेशन देख लेते हैं कि आलू में प्रोपोगेशन किससे करते हैं। तो किससे करते हैं भाई? आप सबको पता होगा। आलू को जब आप देखोगे, काफी टाइम तक रखोगे, तो उसमें से छोटी छोटी कलिकाएं निकलने लगती है, और कलिकाओं को काट के हम क्या करते हैं? जमीन में लगा देते हैं। तो एक तरीके से प्रोपोगेशन जो कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं? प्रवर्धन कंदों के द्वारा कर रहे हैं। क्या लेते हैं हम इसमें? कंद लेते हैं और कंद को जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे आलू का पेड़ बनता है, उसके नीचे बहुत सारे आलू आते हैं, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल अच्छे से याद रखना, प्रोपोगेशन की बात करें तो ट्यूबर के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? ट्यूबर। ट्यूबर को हिंदी में बोलते हैं कंद। पॉलिनेशन की बात करें कि कौन सा पॉलिनेशन होता है, तो आलू के अंदर स्वपरागण होता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कौन सा पॉलिनेशन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने आपको यहां पर बताया ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बोटनिकल नेम पे अच्छे से स्टार लगा लेना है। इसके अलावा आपको प्रोपोगेशन पे स्टार लगाना है, और आगमन कब हुआ, ये तीनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पहले पुटअप किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहां पर बात कर लेते हैं सीड रेट कि इसके लिए बीज दर कितनी लेंगे। तो इसके लिए जो बीज दर लेंगे वो हम लेंगे 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके लिए बीज दर लेंगे। एक कंद का वजन कितना होना चाहिए? तो एक कंद का वजन होना चाहिए 25 से 30 ग्राम। कितना होना चाहिए? 25 से 30 ग्राम एक कंद का वजन होना चाहिए, जिस पर 3 आंखें होनी चाहिए, मतलब 3 छोटी छोटी कलिकाएं निकली होनी चाहिए, 3 आंखें। इसके अलावा आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, टीपीएस। टीपीएस क्या होता है? ट्रू पोटैटो सीड, मतलब इसको सत्ते बीज बोलते हैं। आलू का सत्ते बीज, इधर लिख लो, नोट कर लेना, आलू का सत्ते बीज। अब इसमें बहुत सारे कमेंट पहले भी आए थे मेरे पास कि सर आलू का सत्ते बीज क्या होता है, तो इस चीज को समझना बिल्कुल अच्छे से। सत्ते बीज पर अंडरलाइन कर लो, इसको हिंदी में सत्ते बीज और इंग्लिश में ट्रू सीड बोलते हैं। तो क्या होता है, इधर ध्यान दो, ये हमारे पास आलू का पौधा है, ये नीचे आलू आएंगे इसके, ठीक है, ये आलू का प्लांट है। अब 45 दिन बाद क्या होगा? आफ्टर 45 डेज, 45 दिनों बाद इस पे फ्लावर आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे? फ्लावर के बाद में, फ्लावर के बाद वाली जो स्टेज होगी, मतलब 60 दिनों तक, 60 से
70 डेज आप लिख सकते हो। इस टाइम पे यहां पर एक टमाटर जैसा गोल बीज हमें प्राप्त होता है, मतलब टमाटर जैसा स्ट्रक्चर होता है ये हमें प्राप्त होता है। और जब हरा हरा होता है, बिल्कुल हरे कलर का हरा रंग होता है, और ये क्या होता है जब आप इसको फोड़ के देखोगे बिल्कुल छोटा सा होगा, इसके अंदर बीज निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बीज। और इसके द्वारा भी क्या करते हैं? पौधे तैयार करते हैं। अगर इन बीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल लिया जाए और इन बीजों को अगर जमीन में डाल दिया जाए तो इनसे भी पौधा उग जाता है। इसी तकनीक को क्या बोलते हैं? ट्रू पोटैटो सीड, या फिर इन सीड को क्या बोलेंगे? आलू के सत्ते बीज बोलेंगे या ट्रू पोटैटो सीड बोलेंगे। इस विधि को किसने विकसित किया? तो रामानुजन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने इस विधि को विकसित किया है। याद रखना बिल्कुल अच्छे से। मैं इसको रफ कर देता हूं, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो नोट कर लेना। साइंटिस्ट का नाम भी लिख लेना, रामानुजन। रामानुजन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस तकनीक को विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है ये भी लिख लो यहां पर। बीज दर में अगर आपसे पूछ ली जाए कि सत्ते बीज के लिए कितना बीज लेंगे 1 हेक्टेयर के लिए, तो 1 हेक्टेयर के लिए हम यहां पर बीज लेंगे 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर ओनली। देखो कितना बहुत कम है ना, क्योंकि छोटे छोटे बीज होते हैं इसके। ओनली 100 से 150 ग्राम बीज रिक्वायर पड़ेंगे हमें 1 हेक्टेयर जमीन के लिए। इस तकनीक का यूज बहुत कम करते हैं, क्योंकि सभी फार्मर क्या लगाते हैं? कंद लगाते हैं और कंद से पौधा बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं सोविंग टाइम, कि हम इसकी बुआई कब करेंगे। तो इसकी बुआई क्या करते हैं? देखो, एक तो होता है अगेती फसलें, मतलब पहले ही, फिर उसके बाद मुख्य फसल के लिए, फिर पछेती, फिर पहाड़ी। ये अलग अलग डेट हैं तो अलग अलग लिखना। अगर मैं बात करूं अगेती फसल के लिए, तो अगेती फसल के लिए बुआई हम करेंगे 15 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। 15 सितंबर टू 10 अक्टूबर। ये कहीं कहीं पे आपको थोड़ी सी डेट ऊपर नीचे हो सकती है बुक के अंदर, तो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर लगाएं। अगर यहां पर हम बात करें मुख्य फसल के लिए बीज दर, मतलब बुआई कब करेंगे, तो मुख्य फसल की बुआई करेंगे हम 10 से 25 अक्टूबर के बीच। कब करेंगे? 10 से 25 अक्टूबर के बीच। यहां पर बात करें पछेती फसल के लिए, मतलब बाद में लेट बुआई करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली सोविंग, इसको बोलेंगे हमारी मीडियम या मेजर, और इसको बोलेंगे लेट वेराइटीज। तो लेट वेराइटीज की जो सोविंग करेंगे वो करेंगे हम 25 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक, मतलब आप 10 नवंबर तक आप सोविंग कर सकते हो। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें कि पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की बुआई कब करेंगे, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की बुआई करोगे फरवरी माह में। तो सोविंग टाइम अलग अलग है, अगेती फसलों का अलग है। अगेती मतलब जल्दी हम बुआई कर देंगे। उसके बाद मुख्य फसल मतलब बीच का जो टाइम पीरियड है उसके लिए 10 से 25 अक्टूबर बुआई करेंगे, और पछेती लेट के लिए कब करेंगे? 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में, और पहाड़ी क्षेत्रों में फरवरी माह में हमें बुआई करनी है। यहां पर मैंने आपको इसका बता दिया, ट्रू पोटैटो सीड, टीएसपी क्या होता है? ट्रू पोटैटो सीड। इसको किसने डेवलप किया? रामानुजन नामक वैज्ञानिक ने। और इसके लिए जो सीड लेते हैं, बीज लेते हैं 1 हेक्टेयर के लिए, वो लेते हैं 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे बात करते हैं स्टार्च। आलू में स्टार्च पाई जाती है, तो उस स्टार्च को क्या बोला जाता है? स्टार्च को बोला जाता है फेरिना। क्या बोला जाता है? फेरिना बोला जाता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्टार लगा लेना। फेरिना, आलू के अंदर जो स्टार्च पाई जाती है उसको फेरिना बोला जाता है। प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां पर होता है। ऑप्शन आपके पास है, आप लोगों को आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है आत्मनिर्भर है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास कोरोना है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास पेरू है, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास यूएसए है। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। और वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर कर दो। फटाफट आंसर बताइए। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आलू का कहां पर होता है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आलू का कोरोना में। कोरोना मतलब चाइना के अंदर। कहां होता है? चाइना के अंदर। इसके बाद में आता है आत्मनिर्भर मतलब इंडिया। तो अच्छे से याद रखना, फर्स्ट रैंक तो हो जाएगी आपके पास चाइना की, एंड सेकंड रैंक की अगर मैं बात करूं तो इंडिया।
दोनों रैंक बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बात करते हैं ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जब मार्केट में आप आलू लेने जाते हो तो आलू का कुछ पार्ट होता है जो हरा हमें दिखाई देता है, थोड़ा नीला नीला हरे हरे कलर का दिखाई देता है। उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन क्या है, देखो यहां पर ये है आलू का प्लांट और ये है आलू, ये जमीन की सरफेस है। अब जैसे कुछ आलू यहां पर बन रहा है, अब देखो आप यहां पे आधा आलू तो जमीन के नीचे है, आधा ऊपर है, और जो आधा आलू ऊपर है इस पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट सन की जो रेज है, जो किरणें हैं वो यहां पर पड़ रही है, धूप इस पर पड़ रही है, और धूप पड़ने की वजह से ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। हरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक विषैला पदार्थ बनता है जिसका नाम है सोलेनिन। कौन सा? सोलेनिन नामक विषैला पदार्थ बनता है। और अगर इसकी मात्रा 100 ग्राम का, सपोज करो 100 ग्राम का कोई आलू है, उसमें मतलब यहां पे नोट करो 10 ग्राम प्रति 100 ग्राम आलू में, मतलब इतनी मात्रा तो ठीक रहती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा मात्रा हो जाए तो वो खतरनाक होती है क्योंकि एक विषैला पदार्थ है। तो अच्छे से याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी मात्रा खतरनाक होती है तो 10 ग्राम से ज्यादा मात्रा प्रति 100 ग्राम आलू में। सोलेनिन क्या होता है, कब बनता है? तो सोलेनिन कब बनता है? अधिक धूप की वजह से। जब धूप उसके ऊपर पड़े आलू के ऊपर तो सोलेनिन नामक विषैला पदार्थ बनेगा। और कितनी मात्रा पे फोकस करना, 10 ग्राम प्रति 100 ग्राम के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सोलेनिन, क्या लिखेंगे? सोलेनिन लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अर्थिंग अप। अर्थिंग अप क्या होता है? अर्थिंग अप होता है मिट्टी चढ़ाना। आलू में एक क्रिया की जाती है, मिट्टी चढ़ाई जाती है। कब चढ़ाई जाती है? 45 दिन बाद चढ़ाई जाती है। जब जैसे सपोज करो ये आलू है, आलू फूलने लग गए तो उसके बाद में ये आलू बाहर दिखने लग जाते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं आसपास से, इस तरीके से। सपोज करो ये नीचे आलू है, ये मिट्टी चढ़ा दी, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थिंग अप। ये क्रिया और किस में की जाती है? गन्ने की फसल में भी की जाती है। सुगर केन, सेकेरम ऑफिसिनेरम मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। अर्थिंग अप उसमें कब करते हैं? 60 दिन में करते हैं। और आलू में कब करते हैं? 40 से 45 दिन में करते हैं। तो यहां पर लिख लेना, अर्थिंग अप में मिट्टी चढ़ाना और कितने दिनों में चढ़ाई जाती है? तो 40 से 45 दिन में मिट्टी चढ़ाई जाती है। सुसुप्त अवस्था की बात कर लेते हैं, मतलब डोरमेंसी में अगर हमें इसके फल प्राप्त करने हैं, इसको तोड़ना है तो क्या डालना पड़ेगा? तो हमें थायोयूरिया डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? थायोयूरिया प्लस 1 ppm जिब्रेलिक एसिड। ये डोज अच्छे से याद रखना। थायोयूरिया डालेंगे, थायोयूरिया प्लस 1 ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। क्या डालेंगे? जिब्रेलिक एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे? जिब्रेलिक एसिड, अगर हमें इसको सुसुप्ता अवस्था में तोड़ना है तो। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। यहां पर जो भी मैंने आपको बताया ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अभी एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर हम बात कर लेते हैं इसकी वेराइटीज की। भाई रफ कर देता हूं, आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने अब तक, लाइक कर दो भाई, फटाफट जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और शेयर कर दो। जो मेरा दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप नॉर्मल सर्च कर सकते हो लव प्रकाश गोम में, वहां पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, वहां पर भी आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कुछ एक्स्ट्रा। तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली सोलेनेसी हो जाएगी, ओरिजिन पेरू हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 2n4x 48 हो जाएंगे। एडिबल प्लांट, ट्यूबर को खाते हैं, कंद को खाते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट बेरी होता है। आगमन 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा इसको लाया गया था आलू को, और इंडिया में 1822 में इसकी खेती की जाने लगी नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस ग्रोथ के लिए चाहिए, और 30 से 32 से अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर ट्यूबर कंद नहीं बनेंगे। सोइल की बात करें तो लॉम एंड सैंडी लॉम सोइल रिक्वायर है, जिसका पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 से लेकर 6.5 होना चाहिए, मतलब अम्लीय मृदाओं में भी उग जाता है। वाटर रिक्वायरमेंट, जलमांग की बात करें तो 500 से 750 मिलीमीटर इसके लिए जलमांग, और प्रोपोगेशन इसमें ट्यूबर द्वारा करते हैं, कंद द्वारा करते हैं। पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सीड रेट 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लेते हैं, और जो एक कंद होता है उसका वजन 25 से 30 ग्राम होता है।
सोविंग टाइम अगेती फसलों में 15 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर और मुख्य फसल के लिए 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। पछेती फसलों के लिए लेट वेराइटीज के लिए 25 अक्टूबर से 10 नवंबर एंड पहाड़ी क्षेत्रों में फरवरी माह में बुआई करेंगे। टीपीएस क्या होता है? ट्रू पोटैटो सीड होता है, जो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, 60 दिन पे बनता है। स्टार्च को क्या बोलते हैं? फेरिना बोलते हैं। प्रोडक्शन हाईएस्ट चाइना का है, उसके बाद सेकंड रैंक है इंडिया। इस ग्रीन कलर जो होता है आलू का, वो सोलेनिन नामक एक विषैला पदार्थ होता है, उसकी वजह से होता है। अर्थिंग अप क्रिया की जाती है, मिट्टी चढ़ाई जाती है 40 से 45 दिन बाद। सुसुप्त अवस्था पे अगर हमें तोड़ना है तो थायोयूरिया प्लस 1 ppm जिब्रेलिक एसिड डालेंगे। नेक्स्ट यहां पर हम देखने वाले हैं वेराइटीज की, कौन कौन सी वेराइटीज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले आप मुझे फटाफट ये बताइए कि CPRI क्या होता है? CPRI क्या होता है? कमेंट करो जल्दी से जल्दी। और वीडियो को लाइक नहीं किया आप तक तो लाइक कर दो, देरी किस बात की, फटाफट जल्दी से जल्दी लाइक करो भाई। जितना जल्दी आप लाइक करोगे, जितना जल्दी शेयर करोगे, उतने ही जल्दी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे सारे के सारे। डेली शाम को 6 बजे इसी टाइम पे क्लास चलती है। आप बिल्कुल अच्छे से रेडी रहे और वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे। अब हम बात करेंगे यहां पर सीड रेट और CPRI। CPRI क्या होता है? CPRI का पूरा नाम है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है? शिमला के अंदर है। शिमला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो शिमला के अंदर इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, यह पूछा गया है कि CPRI कहां पर स्थित है। तो CPRI आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना एस्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। अब हम बात कर लेते हैं वेराइटीज, किस्मों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी किस्में हैं जो आपके एग्जाम में आपके पेपर में दी जाती है और आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। इसकी किस्में बहुत इजी है। सबके आगे कुफरी 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 लग रहा है। क्या लग रहा है? कुफरी लग रहा है। वेराइटीज देख लेते हैं। वेराइटीज तो देखो, वेराइटीज इसकी अलग अलग देखेंगे, मतलब अर्ली अलग देखेंगे, अर्ली वेराइटीज। इसके बाद में मीडियम वेराइटीज अलग देखेंगे एंड लेट वेराइटीज अलग देखेंगे। अब जो हमारे पास अर्ली वेराइटीज हैं, अर्ली वेराइटीज में आलू कितने दिनों में बनता है? अर्ली वेराइटीज जो पहले लगा देंगे आलू को, तो आलू जो बनेगा ये बनेगा हमारे पास 75 से 90 दिन में। कब बनेगा? 75 से 90 दिन में आलू बनेगा। तो बिल्कुल अच्छे से स्टार लगा के लिख लेना, इसमें आलू जो बनेगा वो 75 से 90 दिन में बनेगा अर्ली वेराइटीज में। और इसकी वेराइटीज हमारे पास है कुफरी, अलंकार, कुफरी, अशोका, लिखते चलो है ना। कुफरी, इंग्लिश वाले भी लिख लेना भाई, कुफरी, अलंकार, कुफरी, अशोका, एक मेरे नाम का भी है वेराइटी, ठीक है। कुफरी अशोका और कुफरी लवकार, कुफरी लवकार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी नवजोत, बहुत सारी वेराइटीज है। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी नवजोत। तो जो वेराइटीज है हमारे पास है, कौन सी वेराइटीज है? अर्ली वेराइटीज है। और कितने दिनों में पकेगा आलू, कब बनेगा? तो 75 से 90 दिन इसका क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर मीडियम वेराइटीज की। अब जो मीडियम वेराइटीज है इसमें आलू कितने दिनों में पकता है? तो इसमें पकता है 100 से या 110 से 120 दिन। 110 से 120 दिन में क्या होगा? आलू पकेगा। इसको भी रेड से अंडरलाइन कर लो, बिल्कुल अच्छे से स्टार लगा लेना। इसकी वेराइटीज, तो इसकी वेराइटीज भी बहुत इजी है। कुफरी, कुफरी लगाना है आपको आगे। कुफरी बादशाह, कुफरी बादशाह लिखो भाई, कुफरी, कुफरी बादशाह हो जाएगी। कुफरी शीतमान, कुफरी शीतमान, कुफरी स्वर्णा, कुफरी स्वर्णा है। कुफरी चमत्कार है, कुफरी चमत्कार,
तो देखो नॉर्मल आपके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से है आलू की कौन सी वेराइटी है। अब समझ लेना जिसके भी आगे कुफरी लग रहा है वो आलू की वेराइटी है। अगर आपसे डिटेल में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि अर्ली वेराइटीज बताइए, मीडियम वेराइटीज बताइए। तो दोनों को बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस बिल्कुल तीनों में है, तीनों अभी और बताऊंगा मैं आपको इधर। ये तीनों अलग अलग तरीके से आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप इनमें डिफरेंस बता पाओगे। आगे बात कर लेते हैं लेट वेराइटीज। तो लेट वेराइटीज पकेगी 150 दिन में। कब पकेगी? 150 दिन में। और इसकी जो वेराइटीज है हमारे पास वो वेराइटीज है कुफरी देवी, कुफरी देवी है और कुफरी मेगा है, कुफरी मेगा, कुफरी देवी, कुफरी सिंदूरी, कुफरी सिंदूरी एंड कुफरी जीवन, कुफरी जीवन। ये कौन सी वेराइटीज है? ये लेट वेराइटीज है, ये मीडियम वेराइटीज है और ये वाली अर्ली वेराइटीज है। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब आगे हम बात करेंगे रोग की। तो रोग से एक क्वेश्चन है जो हर बार आता है, भाई इसमें रोग कौन सा लगता है? तो सबसे खतरनाक जो रोग है आलू का वो कौन सा है? ब्लाइट, जिसमें अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। दोनों में से खतरनाक कौन सा है? लेट ब्लाइट है। मतलब आलू का अंगमारी झुलसा रोग, जिसमें पूरा पौधा झुलसा हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगेगा कि पौधा जल गया। ठीक है, वो बताने वाला हूं मैं आपको। नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। भाई नोट करने का मतलब, और डेज, भाई डेज, तो डेज लिख लेते हैं यहां पर 150 डे। ठीक है, 150 दिन। तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिया तो नोट करने का मतलब ये नहीं है कि कर लिया नोट फिर भूल गए। हर 5 से 10 दिन के अंदर उसको रिवाइज जरूर करना, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से परमानेंट तरीके से आपको याद हो सके। और बॉटनिकल नेम तो हर फसल के आपको याद करने हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सारे के सारे बॉटनिकल नेम आपको याद होने चाहिए। बहुत सारे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इतने सारे बॉटनिकल नेम है कैसे याद करेंगे? तो यार बहुत ईजी मेथड है जो मैं आपको बताता हूं, हर वीडियो के अंदर बताता हूं। आपके घर में जो भी फैमिली वाले मेंबर हैं उनको बताओ कि आलू क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरेसम होता है। गन्ना क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। उनको याद करवाओ, उनको याद करवाओ। या फिर आपकी कॉलोनी में छोटे बच्चे रहते हैं, बाहर खेलते रहते हैं कि बेटा इधर आ, आप उसको याद करवाओ। उसको तो याद नहीं रहेगा लेकिन आपको जरूर याद हो जाएगा, हो सकता है वो भी याद कर ले। इस तरीके से मतलब जितना ज्यादा आप औरों को याद करवाओगे, दूसरे लोगों को याद करवाओगे, उतना ही अच्छे से आप लोगों को याद होगा। तो बॉटनिकल नेम सारे के सारे याद कर लेना। जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर वेजिटेबल है हमारे पास, फ्लावर है, मेडिसिनल प्लांट है, फ्रूट वाले प्लांट है, सबके बॉटनिकल नेम याद कर लेना। एग्रोनॉमी के अंदर सीरियल क्रॉप है, पल्सेस क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप है, फाइबर क्रॉप है, केस क्रॉप है, जितनी भी चारे वाली फसलें हैं सबके बॉटनिकल नेम आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करेंगे रोग की, डिजीज की, कि कौन कौन से रोग आलू के अंदर लगते हैं। तो 2 ही रोग है जो खतरनाक है, वैसे बहुत सारे रोग लगते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको नहीं बताने वाला, यहां पर वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रोग और इंसेक्ट के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली सारा का सारा समझा दूंगा कि कौन से रोग में क्या होता है, सिम्टम्स कैसे होंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट हमें अपनाना है। अब बात कर लेते हैं रोग की। रोग, डिजीज, इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज। तो डिजीज के अंदर सबसे पहले तो आता है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट, आलू का झुलसा रोग, हिंदी में क्या बोलेंगे? आलू का झुलसा रोग, अगेती झुलसा बोलेंगे इसको, अगेती झुलसा। मतलब पौधा कैसा दिखाई देगा आपको? झुलसा हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? झुलसा हुआ। किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा होता है। फंगस का नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। क्या है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई एक कवक है, इसके द्वारा ये वाला रोग होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दूसरा रोग, लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट, और लेट ब्लाइट पर स्टार लगा लेना। क्यों स्टार लगा लेना अभी बताने वाला हूं। इसको बोलते हैं पछेती झुलसा या पिछेती झुलसा। इसमें भी क्या होता है? पौधा झुलसा जाता है। ठीक है, पत्तियां झुलसी झुलसी नजर आती है। ये किसके द्वारा होता है? ये भी कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। कवक कौन सा है? तो कवक है हमारे पास फाइटोप्थेरा इन्फेस्टनस। ठीक है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टनस,
ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है आलू की और सबसे खतरनाक डिजीज है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों आयरलैंड में, किसमें? आयरलैंड में 1845 के अंदर अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। अकाल किसकी वजह से पड़ा था? अकाल इस बीमारी की वजह से पड़ा था, क्योंकि सभी जितने भी वहां पर क्रॉप थी, आलू की क्रॉप, उसमें ये वाला रोग हो गया था, जिसकी वजह से भूखमरी छा गई थी और भूखमरी की वजह से अकाल पड़ा था। आयरलैंड में कब पड़ा था? 1845 में पड़ा था। इस पर स्टार लगा लेना, ये आपसे पूछा गया है। इसमें पौधे कैसे दिखाई देते हैं? तो पूरा पौधा झुलसा जाता है, झुलसे हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हो, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले सकते हो। दोनों दवाइयां लिख लो। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का स्प्रे करना है। क्या लिखोगे? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये तो लेना है। 0.3% का क्या करना है? स्प्रे करना है। और इसको क्या करना है? 0.1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर आपको इस करना है। ये दोनों दवाइयां किसके लिए हैं? इन दोनों डिजीज के लिए हैं। तो दोनों डिजीज में आपको कारक याद रखना है, कवक का नाम याद रखना है। अगेती जुलसा तो अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है और पचेती जुलसा किसके द्वारा होता है? फाइटोप्टेरा इन्फेस्टस के द्वारा होता है। स्टार लगा ही लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भी डिजीज लगती है, जैसे ब्लैक स्कर्प हो गया। ब्लैक स्कर्प जो है राइजोक्टोनिया सोलेनाई से होता है। ठीक है ना? लिख लो भाई। वैसे तो अलग से बताऊंगा मैं आपको, अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें लिख लो 3rd नंबर पे ब्लैक स्कर्फ, रूसी। ठीक है, काली रूसी इसको बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होती है? ये होती है राइजोक्टोनिया सोलेनाई से। राइजोक्टोनिया सोलेनाई के द्वारा ये रोग होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहां पर बात कर लेते हैं इंसेक्ट की। तो 2 इंसेक्ट है, एक तो है पोटैटो ट्यूबर मॉथ, जो क्या करता है? जो ट्यूबर होता है, कंद होता है, उसको खाता है। दूसरा लगता है एफिड, मच्छर। तो दोनों आप नोट कर लो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फिजिकल डिसऑर्डर की, पीडी की बात कर लेते हैं। पीडी क्या होता है? फिजिकल डिसऑर्डर, दैहिक विकार। दैहिक विकार आलू में होते हैं। 4 दैहिक विकार हैं और चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। चारों बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ब्लैक हर्ट पहले नंबर पे आता है। पीडी लिख लेना शॉर्ट में ना, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ब्लैक हर्ट, जो ब्लैक हर्ट होता है, ये डिसऑर्डर होता है ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? जब आलू का भंडारण करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वायु का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मतलब वायु का संचार अच्छे से होना चाहिए ताकि ये वाला डिसऑर्डर ना हो, ब्लैक हर्ट डिसऑर्डर ना हो। और कितने डिग्री पे स्टोरेज करना है? तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है। अगला डिसऑर्डर आता है होलोस्टम, खोखला तना, होलोस्टम। और होलोस्टम कब होता है? ये होता है नाइट्रोजन की अधिकता से। नाइट्रोजन की अधिकता से। अगला डिसऑर्डर आता है चिलिंग इंजरी। और चिलिंग इंजरी होता है कम तापमान की वजह से। चिलिंग लाइट गई, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बस लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, है ना? बस थोड़ा सा फोकस कर लेना। ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी है यहां पर। चिलिंग, और ये होता है कम तापमान की वजह से। कम तापमान की वजह से। 4th नंबर पे आता है हमारे पास यहां पर ग्रीनिंग। और ग्रीनिंग का मैंने आपको बता दिया। ग्रीनिंग समझ गए? हरापन। ग्रीनिंग मतलब आलू हरा हो जाता है। तो एक किसकी वजह से होता है? भाई धूप की वजह से होता है। जब धूप पड़ती है आलू के ऊपर तो उसमें क्या बनता है? सोलेनिन बनता है। और सोलेनिन एक क्या है? विषैला पदार्थ है। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आलू में कौन सा विषैला पदार्थ बनता है? तो सोलेनिन नामक विषैला पदार्थ बनता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को पूरा बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और गाइस जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गो में, आप उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम है
वहां पर आप मुझे फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट में आपको बताते रहता हूं। गाइस ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान और जय हिंद। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।